नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम सरजू है। तो चलिए अब यह कहानी सरजू जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है जहां पर आप लोगों को शाम के 6:30 बजे एक से बढ़कर एक भूतिया स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। और मैंने आज उस पर एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरजू है। मैं ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता हूं। लेकिन आज से लगभग 15 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी, वही घटना मैं आपको बता रहा हूं। वह घटना वास्तव में बहुत ही भयानक थी। मैं एक ऐसी बूढ़ी प्रेतनी का शिकार बनने वाला था। वह बूढ़ी प्रेतनी देखने में तो इंसान जैसी दिख रही थी। उसको कोई देख करके बता नहीं सकता था कि वह वास्तव में एक भयानक प्रेतनी है। मैं उसके जाल में बहुत बुरी तरह से उलझ चुका था और मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मैं उसके जाल में उलझा हुआ हूं। और जब वह मुझे ग्रहण वाली रात को मारना चाहती थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ग्रहण की रात को मैं मर जाऊंगा। असल में वह बूढ़ी औरत एक भयानक प्रेतनी थी जो इंसान की तरह दिखती थी। लेकिन साल में वह एक ऐसा काम करती थी जिससे वह हमेशा अपने आप को पावरफुल बना सके, उसको शक्ति मिल सके, जिससे वह आगे अपना हर काम कर सके जो वह करना चाहती थी। वह काम उसके लिए आसान भी नहीं था। उसके लिए एक ऐसे युवक को ढूंढना था जो उसके लायक हो, जो वह काम करने वाली है उसके ग्रह नक्षत्र सही हो, वह इस ग्रह नक्षत्र का जन्मा हो। यह काम उसके लिए बहुत मुश्किल से भरा हुआ था। साल के 11 महीने तो वह अपनी हर काम आसानी से कर लेती थी। लेकिन एक समय ऐसा आता था जब उसकी शक्ति कम होने लगती थी और इतना कम हो जाती थी कि वह लाचार बन जाती थी। तब वह एक ऐसे नौजवान को ढूंढती थी जो उच्च नक्षत्र में पैदा हुआ हो, उसके मन माफिक हो, और तब वह नौजवान को लालच देती थी, किसी न किसी रूप में उसको फांसती थी। और मैं भी अब उसके जाल में फंस चुका था। मुझे तो नहीं मालूम कि मेरी क्या विशेषता है, मैं कौन सा ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ हूं। अगर मेरे भाग्य इतना बढ़िया होते तो क्या मैं ऑटो रिक्शा का ड्राइवर बनता? नहीं ना, मैं भी आराम से अपने घर पर बैठ करके लोगों पर हुक्म चलाता। सब कुछ मुझे घर बैठे मिलता। मुझे अपना गांव छोड़ करके और इतनी दूर हरियाणा के शहर गुरुग्राम में नहीं आना पड़ता और ना ही मुझे ऑटो रिक्शा चलाना पड़ता। लेकिन उस बूढ़ी को मालूम था कि मैं कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ हूं, मेरी ग्रह राशि क्या है, वह सब जान चुकी थी। और आने वाला चंद्र ग्रहण में वह मेरा काम तमाम करने वाली थी। जब उस रात वह महापूजा करने वाली थी ताकि उसकी शक्ति मिल सके, उसको पावर उतना मिल जाए जो उसे चाहिए था। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। काम की तलाश में मैं गुरुग्राम आ चुका था, लेकिन जैसा मैं काम ढूंढ रहा था वैसा काम मुझे मिल नहीं पा रहा था। मिल तो रहा था लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं थी उस काम के बराबर। तब मैं निराश हो गया था। मैं कोई लेबर जॉब तो करना नहीं चाहता था। जो मुझे आता था वही मैं करना चाहता था, लेकिन उसके लिए इस शहर में क्वालिफिकेशन चाहिए थी जो मेरे पास में नहीं थी। मैं एक बिजली मिस्त्री था, लेकिन मैं कोई ITI नहीं किया था, ना ही कोई मेरे पास में डिग्री थी। मैं तो गांव देहात का रहने वाला और मेरे उस्ताद जी ने बिजली का सारा काम मुझे बताया था। मुझे लगा कि मैं शहर जाकर के किसी अच्छी फैक्ट्री में काम करूंगा और बढ़िया सैलरी मिलेगी। लेकिन यहां आने के बाद मुझे पता चला कि काम जानना अलग बात है। जब तक आपके पास में उस काम का सर्टिफिकेट नहीं है तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा। मैं उदास हो चुका था। मुझे लगा कि अपने गांव चलना चाहिए। यहां पर मेरी दाल नहीं गलने वाली। ना तो मेरे पास कोई डिग्री थी, ना कोई डिप्लोमा था, लेकिन काम मैं अच्छा कर लेता था। लेकिन क्या फायदा, जब तक सर्टिफिकेट ना हो, डिग्री ना हो, तब तक मैं किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता था। जिस दोस्त ने मुझे बुलाया था वह मेरा हौसला बढ़ा रहा था। कह रहा था कि गांव जाकर क्या करोगे, जब यहां पर आ चुके हो तो हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम जरूर ढूंढेंगे, देखेंगे जो तुम्हारी लायक हो। लेकिन पूरा महीना गुजरने के बाद मुझे कोई काम नहीं मिला। तब हम एक रात को आपस में दोनों बात कर रहे थे। तब अचानक वह बोलने लगा मेरा नाम लेकर के, अरे तुम तो ऑटो रिक्शा चला लेते हो ना, तूने बताया था एक बार। तब मैं बोला, हाँ मैं चला भी लेता हूं। अब मेरे पास लाइसेंस भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। बात क्या है, मैंने उससे पूछा अपने दोस्त से। तब वह कहने लगा कि मेरे पास एक आइडिया है कि जब तुम ऑटो रिक्शा चला लेते हो
तुम्हारे पास लाइसेंस भी है तो फिर काम पक्का। मैं हैरानी से अपने दोस्त की तरफ देख रहा था। वह जो कह रहा था ना, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कौन सा काम पक्का। तब मेरा दोस्त कहने लगा, ऑटो चलाने का तुम कल से ऑटो ड्राइवर बन जाओ। रहा ऑटो रिक्शा तो मैं उसका प्रबंध मैं कर देता हूँ। मेरी जान पहचान का मालिक है जिसके पास में 3-4 ऑटो रिक्शा है। कोई ना कोई ऑटो रिक्शा वह तुम्हें किराए पर दे देगा और इसके बाद से तुम अपनी कमाई शुरू कर दो। उसकी बात में मुझे बहुत दम दिखाई दिया। बात तो बिल्कुल सही कह रहा था। पहले दिन से मैं कमाई करने लगूंगा, वह भी नगद, कोई बकाया नहीं, ना तो मुझे कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे अपने दोस्त का सलाह बहुत अच्छा लगा और मैं कहने लगा, ठीक है दोस्त, तुम ऐसा मेरे लिए कर दो, ऑटो रिक्शा का प्रबंध कर दो और मैं कल से ऑटो रिक्शा चलाने लग जाऊंगा। इसके बाद हम दोनों खुश हो चुके थे। अगले दिन मुझे ऑटो रिक्शा मिल गया था और फिर क्या था, मैं अपने काम पर लग गया था। लेकिन शहर अनजाना था, रास्ता अनजाना था, तो कभी कभी मैं भटक भी जाता था। लेकिन जब सवारी बैठ जाती तो खुद ही रास्ता बताने लगती थी कि ऐसे ले लो, इस मोड़ से इधर ले लो। तब मुझे लगा कि चलो ऐसे ही सही, कुछ दिन रहूंगा तो सारे रास्ते की, रोड की जानकारी हो जाएगी। और फिर मैं मेहनत करने लगा, ऑटो रिक्शा चलाने लगा और जेब में पैसा आने लगा। मेरा दोस्त भी खुश और मैं भी खुश। लेकिन मेरे में एक कमी थी, मैं सुबह में जल्दी उठ नहीं पाता था क्योंकि सारा दिन ऑटो रिक्शा चला चला करके थक जाता था। सुबह नींद बड़ी देर से खुलती थी, तो मैं एक ऐसा समय अपने लिए चुना जो मेरे लिए आसान हो। तब मैं दोपहर के बाद अपना ऑटो रिक्शा लेकर के निकलने लगा और देर रात तक मैं काम करने लगा। वह टाइम मुझे सूट भी कर रही थी। और फिर क्या था, रोज इस टाइम पर घर से निकलना, देर रात तक काम करना, फिर घर आकर के आराम से सो जाना। और ऐसे ही एक रात मैं काम पर था, अपना ऑटो रिक्शा लेकर के एक सवारी छोड़ने के लिए नई जगह पर। मेरे लिए तो वह नई जगह थी, वह नई कॉलोनी थी। पहली बार उस कॉलोनी के पास गया था। अंधेरा था और जब मैं सवारी को उतार देता हूं, जब अपने घर की तरफ चलने लगता हूं, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, अब सवारी रोड पर नजर भी नहीं आ रही थी, तो मुझे लगने लगा कि अब घर पर चल करके आराम करना चाहिए। लेकिन मैं रास्ता भटक गया, कोई रास्ता बताने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैं एक अनजान रास्ते पर चल रहा था। उस रास्ते पर कोई भी आता जाता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। खामोशी हर तरफ महसूस हो रही थी और एक चौराहे पर जाकर मैं अटक जाता हूं कि अब मैं किधर जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं देखा कि एक बूढ़ी औरत आती हुई दिखाई दी। वह थकी हुई दिखाई दे रही थी, चलने में उसको शायद परेशानी हो रही थी। तो मैं अपने ऑटो रिक्शा लेकर के उसी के पास पहुंच जाता हूं और वह मुझे देख करके खुश हो जाती है। अरे बेटा, मैं तो तेरे पास ही पहुंचने वाली थी, लेकिन क्या करूं, पैर अब जवाब दे रहे हैं। मैं अब सीधे ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती। क्या करूं, लाचार हूं बेटा, क्या तुम मुझे घर तक पहुंचा दोगे? मैं तो खुद उससे अपनी मदद मांगने गया था। तो अब बूढ़ी औरत शायद इसी क्षेत्र की है, वह मुझे रास्ता बता देगी। लेकिन वह तो सवारी निकली। मैं मना तो करने वाला था, लेकिन उसकी हालत देख करके मैं तरस खा गया। सही तो कह रही है, देखो इससे सही ढंग से चला नहीं जा रहा है, उम्र का तकाजा है, इसकी मुझे मदद करनी चाहिए। मेरा क्या है, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा अपने कॉलोनी जाने के लिए, लेकिन इस बूढ़ी औरत का मैं जरूर मदद करूंगा। मैं उसको अपने ऑटो रिक्शा में बिठा लेता हूं और उसके बताए हुए रास्ते पर मैं चलने लगता हूं। लेकिन वह मुझे वीराने की तरफ लेकर जा रही थी। उस तरफ मुझे कोई कॉलोनी, कोई घर, कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। तब मैं उससे पूछता हूं, बूढ़ी अम्मा, आपका घर कहां पर है? मुझे तो आसपास में कोई घर, कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रहा है। तब वह कहने लगी, घबराओ नहीं बेटा, बस थोड़ी देर और आगे चलते रहो, मेरा घर बिल्कुल पास में है। मैं अब क्या करता, उसी रास्ते पर चलता रहा। जब कोई बस्ती फिर नहीं दिखाई पड़ रही है, कोई घर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैं फिर वही सवाल दोहराता हूं कि अब कितना दूर अम्मा, और कितना दूर? तब वह कहती है कि बेटा बस आ ही गया है, आगे जो भी बायां रास्ता तुम्हें दिखाई दे उसी रास्ते पर मोड़ लेना, बस कुछ दूर तक बाएं चलना है और मेरा घर आ जाएगा। मुझे उस बूढ़ी अम्मा पर तरस आ रहा था। मैं पूछने लगा, क्या अम्मा, अपने घर में क्या अकेली रहती हो? आपके परिवार में कोई नहीं है जो इतनी रात को आप अकेले आ रही हो? तब वह कहने लगी कि हाँ बेटा, तुमने सही समझा, मेरा बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन इस शहर में नहीं रहते, वह अलग शहर में रहते हैं। कभी कभी साल 6 महीने में बस कुछ दिनों के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तब मैं उससे पूछता हूं कि आप कहां गई थी,
किसके पास? तब वह बताने लगती हैं, मैं अपनी एक सहेली के पास गई थी, कुछ दिन उसी के पास रही, लेकिन कब तक मैं किसी दूसरे के पास रह सकती हूँ? उसका भी तो अपना घर है, परिवार है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे अच्छा नहीं लगा। वह तो मुझे आने नहीं दे रही थी, लेकिन मैं समझती थी कि मुझे अपने घर जाना चाहिए। मैं उस पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। उसने मुझे एक ऑटो रिक्शा पर बिठा तो दिया था, लेकिन बेचारे ऑटो रिक्शा वाले की कुछ खराबी आ गई। मैं सोचा कि चलो आगे चलती हूँ, चौराहे पर कोई ना कोई साधन मिल जाएगा। तो बेटा तुम मुझे मिल गए। तब तक मैं उस कच्ची सड़क पर बहुत अंदर तक आ चुका था। तब जाकर के मुझे एक घर दिखाई देता है जो अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई रोशनी नहीं, कोई उजाला नहीं, और रास्ता भी बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। बड़ा अजीब सा मुझे लगा था, लेकिन क्या करूं, बूढ़ी अम्मा की वजह से मुझे आना पड़ा था। मैं उस घर के पास में ऑटो रिक्शा रोक देता हूं। तब बूढ़ी अम्मा ऑटो रिक्शा से उतरती हैं और अपने बैग से मेरा किराया निकालती हैं। उनको देख करके मेरा मन थोड़ा परेशान था। देखो, इस उम्र में इनको आराम की जरूरत है और यह इधर उधर भटक रही हैं, ठीक नहीं है। मैं उनके दिए हुए पैसे को देखता हूं तो किराए से बहुत ज्यादा था। मैं कहता हूं, अम्मा मेरा इतना किराया नहीं हुआ। तब वह कहती कि बेटा रख लो, तुम्हारे काम में आएगा। मेरे पास अपने लिए बहुत कुछ है। मैं क्या करूंगी इतने पैसों का? छाती पर रख करके थोड़ी ऊपर लेकर जाना है। उनकी बात सुनकर के मैं उनको समझाने लगा कि नहीं अम्मा, आज के टाइम में पैसे की महत्व है। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो कोई आपकी मदद नहीं करता। मैं बाकी पैसे उनको वापस करने लगता हूं। तब वह मुझे प्यार से डांटने लगती है और बोलती है कि तू मेरा बेटा नहीं है क्या? बेटा समझ कर रख ले, माँ का दिया हुआ। अब इसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं था और वह कहने लगी कि बेटा तुम इस रोड पर कभी आओ ना तो मेरे घर पर जरूर आना। अब तो तुम मेरी हालत देख चुके हो ना मेरे से खाना बन सकता है, न मैं ज्यादा चल फिर सकती हूँ। अगर तुम कुछ मेरी मदद कर सको, तुम मेरे लिए कुछ फल फ्रूट ला देना जब तुम इधर आओ तब। और हाँ सुनो, शाम होने के बाद ही आना, क्योंकि मैं थोड़ा आराम करती हूँ दिन में। अब मुझे कम भी सुनाई देता है। जब तक मेरा नींद पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम दरवाजा भी खटखटाते रहोगे तो मैं उठ नहीं पाऊंगी, क्योंकि आवाज मुझे कम सुनाई देती है। खास करके जब मैं नींद में होती हूं ना तो मुझे पता ही नहीं चलता है। तो मेरी बात तुम समझ गए ना? मैं बूढ़ी अम्मा को देख करके मन ही मन विचार करने लगा, देखो इस उम्र में भी इनका क्या क्या करना पड़ता है। अगर उनके परिवार का कोई होता तो इनको आराम मिलता, खाने के लिए सब रिश्ते नाते हैं, लेकिन जब उम्र का यह पड़ाव आता है ना तो कोई साथ नहीं देता। शायद इनके साथ में यही सब चल रहा है। फिर मैं उस जगह से चल देता हूं अम्मा को बोल करके कि जरूर अम्मा, जब मैं इस रोड से गुजरूंगा तब मैं आपके पास जरूर आऊंगा, शाम के बाद जैसा आपने कहा है। और उसके बाद मैं उस जगह से मेन रोड पर आ जाता हूं। तभी एक ऑटो वाला मुझे दिखाई देता है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो शहर की तरफ ही जाएगा और उसी के पीछे अपना ऑटो रिक्शा लगा देता हूं और वाकई में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता हूं जहां से मुझे घर पहुंचने में आसानी हो जाती है। बाकी रास्ता जाना पहचाना लगता है। मैं कई दिनों तक तो उस साइड में नहीं गया था जहां पर बूढ़ी अम्मा का घर था, लेकिन रेलवे स्टेशन से मुझे एक सवारी इस साइड की मिल जाती है और उसके बाद मैं उसी रोड से वापस जब होने लगता हूं तब मैं उस जगह को पहचान लेता हूं। इसी रोड पर बूढ़ी अम्मा का घर है। तब तक अंधेरा नहीं हुआ था। मुझे लगने लगा कि बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि बेटा जब शाम ढल जाए तब मेरे घर पर आ जाना, जब भी तुम इस रास्ते से गुजरो, और रास्ते से कुछ फल फ्रूट भी लेते आना। मैं एक चौराहे पर देखता हूं कि फल फ्रूट की रेहड़ी लगी हुई है। मैं कुछ अच्छे फल बूढ़ी अम्मा के लिए खरीदता हूं। थोड़ा सा समय वहां पर निकलता हूं, तब तक अंधेरा हो चुका था और उसके बाद बूढ़ी अम्मा के घर पर आ जाता हूं। लेकिन यहां पर मैं देख करके हैरान रह जाता हूं। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। मतलब बूढ़ी अम्मा कहीं गई हुई हैं। मुझे लगा कि कहीं आसपास में गई होंगी, क्योंकि उस रोड पर आगे में मुझे कुछ और भी घर दिखाई दे रहे थे। उनमें रोशनी जल रही थी। मुझे लगा कि उन्हीं घर में किसी के पास गई होंगी। चलो फिर थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगभग आधा घंटा से ऊपर वहां पर इंतजार करते हो चुका था। मैं कई बार उस घर की तरफ, उस रास्ते पर देखता हूं कि बूढ़ी अम्मा अगर आ रही हो तो मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर के चला जाऊंगा और उनको बिठा करके लाऊंगा, लेकिन वह नजर नहीं आ रही थी। 10 मिनट और इंतजार करता हूं, लेकिन जब वह दिखाई नहीं देती हैं तब मैं जाने के लिए सोचता हूं कि कब तक यहां पर खड़ा इंतजार करता रहूंगा। पता नहीं अम्मा कहां गई, कहीं अपनी दोस्त के घर तो नहीं चली गई। मुझे ऐसा ही अंदाजा लगने लगा था।
फिर मैं अपने ऑटो रिक्शा को स्टार्ट करने लगा। कमाल की बात थी, ऑटो रिक्शा स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। जबकि मैं रनिंग हालत में अम्मा के घर तक में लाया था। तब तक इसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन पुरानी थी ना। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो हो चुका है, कोई दिक्कत परेशानी आ चुकी है। और मैं जितना जानता था उतना अपना दिमाग लगा चुका था, लेकिन वह ऑटो रिक्शा स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मुझे लगा कि अब मेरा क्या, अब तो मैं इस जगह पर फंस चुका हूं। कैसे मैं अपनी कॉलोनी जाऊंगा? ये ऑटो रिक्शा अब जैसे मुझ पर बोझ बन गई थी। इसको कैसे ले जाऊंगा? ना तो इस क्षेत्र में मुझे कोई विशेष जानकारी थी कि मिस्त्री कहाँ मिलेगा, मैकेनिक कहाँ मिलेगा। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं एक बार फिर इंजन को देखता हूं, कोई खराबी हो तो मैं ठीक भी करूं, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था जो एक नजर में देख करके खराब लगे। सब तार, बैटरी, सब कुछ अपनी जगह पर सही थे। तो आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे लगने लगा कि इसके इंजन में ही कुछ गड़बड़ है। पुराना ऑटो रिक्शा है ना, अब मैं क्या करूं? ना तो मैं इसको छोड़ सकता था, ना तो इसको लेकर जा सकता था। मैं कैसी मुसीबत में फंस गया था जिसका हल मेरे पास में फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा था। यह कैसी जगह पर था? ऐसी रोड पर था जिस पर कोई रोशनी नहीं थी। हाँ, आगे की जो घर मुझे दिखाई दे रहे थे वहां पर थोड़ी देर पहले रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन वहां पर भी अब अंधेरा हो चुका था। तब मैं समय का अनुमान लगाने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि ज्यादा रात हो चुकी है, लोग बाग अपने घरों में सो चुके हैं। एक मैं ऐसा शख्स हूं कि मैं परेशानी में अभी भी घिरा हुआ हूं। मैं अपने ऑटो रिक्शा इस घर के सामने छोड़ करके पैदल चलकर मेन रोड पर आता हूं, ताकि कोई ऑटो रिक्शा वाला मिले तो मैं उससे मदद लूं। रस्सी बांध करके मैं अपने ऑटो रिक्शा का खिंचवा करके अपनी कॉलोनी तक लेकर जाऊं। लेकिन वहां पर भी मुझे निराशा हाथ लगी। कोई भी ऑटो रिक्शा वाला मुझे आता जाता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। रास्ता खामोशी में घिरा हुआ था। ना तो कोई वाहन, ना कोई और सवारी मुझे आती जाती नजर आ रही थी। तब मैं आसमान की तरफ देखता हूं, तारे मुझे नजर आते हैं। अंदाजा लगाता हूं कि कहीं आधी रात तो नहीं हो गई है, और मैं फिर कुछ देर वहीं पर इंतजार करता हूं। ऑटो रिक्शा वाले को देखता रहता हूं कि कोई तो इस रोड से गुजरे ताकि मैं उससे मदद मांग सकूं, लेकिन कोई मुझे दिखाई नहीं देता। तब मैं वापस अम्मा के घर के पास आ जाता हूं जहां पर मेरा ऑटो रिक्शा खड़ा था। अब मुझे देख करके बहुत हैरानी हुई। अम्मा मेरे ऑटो रिक्शा के पास में खड़ी थी, जैसे मुझे ढूंढ रही हो कि मैं कहाँ हूं। मेरा ऑटो रिक्शा तो यहां है, तो मैं कहाँ हूं? जब मैं अम्मा को देखता हूं ना, तो मेरा मन जो उदास था, परेशान था, कुछ पल के लिए मैं अपनी परेशानी भूल जाता हूं अम्मा का चेहरा देख करके। मैं लगभग दौड़ते हुए ऑटो रिक्शा के पास पहुंचता हूं और अम्मा से कहता हूं कि अम्मा, आप थीं कहां पर? मैं तो शाम से आपके पास इस घर के सामने इंतजार कर रहा हूं। देखिए ना, मुझे लगता है कि ज्यादा रात हो चुकी है। तब अम्मा कहती हैं कि बेटा, नाराज मत हो, मैं इसी रोड पर एक मेरी नई सहेली है, उसके पास चली गई थी। अकेला घर में मुझे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम आने वाले हो, तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। वह मुझे पहचान चुकी थी, उनका चेहरा पर मुझे मुस्कान दिखाई दे रहा था। तब मैं दोबारा उनसे पूछता हूं कि अम्मा, क्या आपने मुझे पहचाना? तब हंसते हुए कहने लगती हैं कि हाँ बेटा, तुम ही तो उस रात मुझे यहां पर लेकर आए थे, उस चौराहे से। मुझे अच्छी तरह से याद है। और तब मैं अम्मा की याददाश्त को दाद देता हूं, क्योंकि याददाश्त बहुत मजबूत है। तब अम्मा कहती हैं, चलो बेटा घर के अंदर, यह भी तुम्हारा ही घर है। मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं, कहता हूं अम्मा, मैं एक मुसीबत में पड़ चुका हूं। तब वह कहती हैं हैरानी होती हुई, क्या हुआ बेटे? मैं कहता हूं अम्मा, मैं तो आया था आप ही के लिए बस, और यहां पर आकर के जब मुझे लगा कि आप नहीं हैं तो मैं लौटने लगा था, लेकिन मेरा ऑटो रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा है। वह कहने लगी, कोई बात नहीं है, यह भी तुम्हारा ही घर है, चलो रात हम अंदर बिताते हैं। ऑटो रिक्शा कल तुम्हारा सही हो जाएगा, अब आज रात तो कुछ नहीं हो पाएगा, आधी रात हो चुकी है बेटे। अम्मा जब कहती हैं कि चलो अब तो आज रात कुछ नहीं हो पाएगा, तब मैं अम्मा के साथ घर के अंदर आता हूं। घर के अंदर मैं पहली बार आया था। जो कुछ घर में साज सजावट सब महंगे मुझे दिखाई दे रहे थे। जो कुछ भी मैं उस घर में देख रहा था, फर्नीचर से लेकर के घर के पर्दे तक, सोफा से लेकर के कुर्सी तक, सब महंगे वाली नजर आ रही थी। तब मुझे अम्मा की सही में औकात का पता चला था कि शायद ये सही कह रही हैं। इनके पास पैसा बहुत है, धन दौलत भरा हुआ है। उन्होंने उस रात बिल्कुल सही कहा था कि बेटा, मेरे पास में पैसे की कमी नहीं है। वह बात मैं उस घर को देख करके समझ चुका था। मैं जो फल फ्रूट लेकर के आया था,
अम्मा को दे देता हूं। अम्मा देख करके खुश हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा तू भी तो भूखा ही होगा ना। मैं बोला, अम्मा मैं तो कुछ ना कुछ रास्ते में खाता रहता हूं, मुझे भूख नहीं है, आप ये फल फ्रूट खा लो। तब वह कहती कि नहीं बेटा, हम दोनों मिलकर के खाते हैं। और ऐसा वह करती भी हैं। फल फ्रूट खाने के बाद मुझे नींद का एहसास होने लगा था। हालांकि ऐसा मेरे साथ में नहीं होता था, मैं बहुत देर रात के बाद में सोता था। लेकिन आज जैसे उस फल फ्रूट को खाता हूं ना, मुझे नींद आने लगती है। शायद अम्मा समझ जाती हैं कि मैं सोना चाहता हूं। अम्मा कहती हैं कि आओ बेटा, मुझे एक कमरे के अंदर ले जाती है। वहां सुंदर सा बिछावन है, सुंदर सा कमरा है, और वह पलंग तो बहुत ही महंगे वाली थी जिस पर अम्मा मुझे सोने के लिए कहती हैं। मैं नींद में जैसे झूम रहा था, मुझे खड़ा रहना अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं अम्मा के कहते ही मैं पलंग पर लेट जाता हूं और मैं नींद के आगोश में चला जाता हूं। उसके बाद जब मेरी नींद खुलती है ना, तो सुबह हो चुकी थी। मैं तरोताजा था, बिल्कुल फ्रेश था, थकान मेरी सब उतर चुकी थी। सामने एक आईना था। जब मैं पलंग से उतर करके आईने की तरफ देखता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं। मेरी ललाट पर जैसे हल्दी लगाई गई थी, और वह भी ज्यादा मात्रा में। मेरा पूरा ललाट जैसे हल्दी से पुता हुआ था, पीला पीला लग रहा था। मैं अम्मा अम्मा की आवाज लगाने लगा। शायद यह अम्मा का काम था, शायद वह समझ चुकी थी कि मैं थकान में हूं। यह कोई उपटन तो नहीं था, मेरे मन में यही ख्याल आया था। लेकिन मैं कोई गांव में थोड़ी था, मैं तो शहर में था। अम्मा शहर की लगती थी, बोलचाल भाषा सब शहर वाली थी। तो ये मेरे ललाट पर क्या लगा था, किसने लगाया था? मैं अम्मा अम्मा चिल्लाने लगता हूं, लेकिन अम्मा उस बड़े घर में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। आखिरकार मैं उस कमरे में लौट आता हूं जिस पलंग पर मैं लेटा हुआ था। मुझे वहां पर एक कॉपी कलम दिखाई देता है। कॉपी पर कुछ लिखा हुआ था। मैं पढ़ने लगता हूं। अम्मा ने लिखा था, देखो बेटा, मुझे कहीं अर्जेंट जाना था, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। तुम्हारे ललाट पर जो पीला कलर दिखाई दे रहा है वह एक जड़ी बूटी है। जब तुम सो गए थे ना, तो तुम बुखार से तप रहे थे। मेरे पास में कोई अंग्रेजी दवाई तो थी नहीं, मैं जड़ी बूटी का इस्तेमाल ही करती हूँ। तो वह जड़ी बूटी तुम्हारे ललाट पर लगा दिया था ताकि तुम्हें आराम मिल सके। मैं शाम तक लौटूंगी, या हो सकता है कि मुझे आने में टाइम भी लग जाए। जब तुम बाहर जाना तो ताला लगा जाना। ताला तुम्हें दरवाजे के पास ही टेबल पर मिल जाएगा। चाबी भी तुम अपने साथ ले जाना, क्योंकि इस ताले की चाबी मेरे पास में है। दरवाजा खुला मत छोड़ना, तुम अपना ख्याल रखना। जब मैं वह लेटर पढ़ता हूं और तब मुझे समझ में आता है कि क्या मुझे रात में बुखार हो गया था। शायद बूढ़ी अम्मा ने मुझे जड़ी बूटी का लेप लगाया था ताकि मेरा बुखार जल्दी से उतर जाए, और ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा था। इसके बाद मैं उस ताला को उठाता हूं, गेट पर लगा देता हूं और चाबी को संभाल कर अपने जेब में रख लेता हूं। मैं ऑटो रिक्शा के पास जाता हूं। एक बार और कोशिश करता हूं कि शायद स्टार्ट हो जाए, और स्टार्ट हो भी गया था। यह मेरे लिए आश्चर्य से कम नहीं था। जो शाम को इतना मेहनत मैंने किया, लेकिन यह रिक्शा स्टार्ट नहीं हुआ, और सुबह होते ही एक किक में रिक्शा स्टार्ट हो चुका था। शायद यह भी मेरी तरह थक चुका था, इसको भी आराम की जरूरत थी जैसे मुझे थी। और मैं फिर अपना रिक्शा स्टार्ट करके और अपने घर की तरफ चल पड़ता हूं। मुझे वह अम्मा एक अपने परिवार की तरह लगने लगती हैं। उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा था। मेरे लिए वह जड़ी बूटी का लेप बनाया होगा, मेरे सर पर लगाया होगा। वह तो खुद बूढ़ी हैं। मैं उन्हीं के बारे में लगातार सोचता रहता हूं कि काश मैं उनके घर में जन्म लेता। मैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ता, मैं उन्हीं के साथ हमेशा रहता, उनकी देखभाल करता। लेकिन मेरा ऐसा कहां किस्मत था। मैं कैसे घर में जन्म लिया था जहां पर गरीबी गरीबी दिखाई दे रही थी। हम लोग मेहनत करते थे तो शाम को हमारा घर का चूल्हा जलता था, नहीं तो चूल्हा बंद मिलता था। मैं ऐसे सोचते सोचते अपने कॉलोनी पहुंच चुका था। अब तो मुझे इस शहर के कुछ कुछ रास्ते पहचाने लगने लगे थे। मैं अब ज्यादा भटकता नहीं था। मैं अम्मा के बारे में सोच रहा था। अगली बार जाऊंगा ना तो उनसे पूछूंगा कि आप अपने बेटे बेटियों के पास में क्यों नहीं चली जाती हैं, क्यों अकेली रहती हो। आप उनके पास सुरक्षित रहोगी, खाने पीने का समय पर मिलेगा। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है ना। मैं ऐसे ही विचार अपने मन में सोचता हुआ कब अपने कॉलोनी में दाखिल हो गया, पता ही नहीं चला। मैं घर पहुंच करके इस अम्मा के बारे में सोचते सोचते कब नींद आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। वह लेप जो मेरे सर पर अम्मा ने लगाई थी, जड़ी बूटी वाला, वह तो मैं घर आते ही साफ कर दिया था। लेकिन उसका जो कलर था ना, अभी भी मेरे ललाट पर दिखाई दे रहा था, पीले कलर का। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सुबह उठ करके मैं इसको साफ सुथरा कर दूंगा।
और सुबह में मैं बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बीमार था, मुझे बुखार लगा हुआ था। मैं घर का जो भी अपना छोटा मोटा काम था उसको सुबह में निपटा लेता, फिर दोपहर के बाद मैं अपने ऑटो रिक्शा लेकर के चल पड़ता हूँ। ऐसा ही मैं रोज करता था, लेकिन आज सवारी बहुत ज्यादा मिल रही थी। एक सवारी को छोड़ना था तो दूसरा सवारी मुझे तैयार मिलती थी। ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। कभी कभी तो मैं सवारी के लिए तरस भी जाता था, लेकिन आज शायद मेरा लक, भाग्य साथ दे रहा था। मुझे ऐसा ही लग रहा था और देर रात तक मैं ऐसा ही करता रहा। आज मुझे अच्छा इनकम हो चुका था, मैं थक भी गया था। मुझे लगा कि बस अपने कॉलोनी चलते हैं, आराम करते हैं, और मैं वही करता हूँ। अपने कॉलोनी वाले रास्ते पर चल पड़ता हूँ। रात का करीब 11 बज चुका था। रोड बिल्कुल शांत हो चुका था। आवागमन रोड पर बहुत कम दिखाई पड़ रहा था। अभी मैं अपने कॉलोनी से दूरी पर था और तभी मेरे सर में तेज दर्द उठने लगा। पहले तो धीरे धीरे, इसके बाद वह दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगा। ऐसा तो कभी मेरे साथ होता नहीं था। जब यह तेज दर्द उठने लगता है ना, तो मैं ऑटो चला नहीं पाता हूँ। ऑटो रोक देता हूँ, अपना सर पकड़ करके बैठ जाता हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे सर के अंदर में कोई हथौड़ा चल रहा हो, वह भी भारी वाला। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। आसपास में कोई बस्ती नहीं थी, कोई दुकान, कोई ढाबा, ऐसी चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं एक ऐसे रोड पर था जो दोनों साइड में पेड़ पौधे, झाड़ियां नजर आ रही थी। हालांकि यह रोड मेरे लिए अनजाना नहीं था। इस रोड से मैं अक्सर अपनी कॉलोनी की तरफ आता था, जाता था, और मैं जिस जगह पर खड़ा था ना, वह जगह सुनसान पड़ी हुई थी। सर का दर्द बढ़ता जा रहा था और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पाऊंगा, और मैं अपना सर झुकाए दोनों हाथ से सर को पकड़े हुए दर्द को बर्दाश्त करता रहता हूं। लेकिन तभी एक पल आता है, अचानक लगता है कि जैसे मेरे सर के अंदर में कोई गुब्बारा फटा हो, और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। जब मैं अपने आप को देखता हूं होश आने के बाद, तो मैं अपनी ही ऑटो में बैठा हुआ था। सर का दर्द अब गायब हो चुका था। मुझे क्या हुआ था? ऐसा दर्द तो कभी जिंदगी में मैंने देखा नहीं था, ना महसूस किया था। यह सब क्या था? और मैं अपने ललाट पर कुछ महसूस करता हूं तो पाता हूं कि कुछ लेप लगा हुआ है, चिपचिपा सा। मैं ऑटो रिक्शा का मिरर में देखता हूं तो जैसा लेप अम्मा ने लगाया था, जिसको बोल रही थी कि यह जड़ी बूटी का लेप है, वैसा ही लेप मैं फिर देखता हूं। मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूं कि आखिर ये लेप किसने लगाया भाई? मैं तो अम्मा के घर से काफी दूरी पर हूं, अम्मा तो यहां तक आ ही नहीं सकती। तो क्या ये अपने आप लग चुका है? ये कैसे हो गया? कौन किया? अचानक मुझे इतना तेज दर्द सर में कैसे उठा था? क्या कारण था? मैं समझ नहीं पाता हूं। समय का अनुमान लगाता हूं, यह भी टाइम कितना हुआ होगा, लेकिन मैं सही से अनुमान लगा नहीं पाता हूं। लेकिन अब मेरे सर में कोई दर्द नहीं था, लेकिन यह लेप के बारे में सोच करके मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूं। आखिर ये मेरे माथे पर किसने लगाया, जबकि यहां पर कोई बस्ती नहीं है? तो कौन ऐसा कर सकता है? लेकिन वहां पर मैं रुकना मुनासिब नहीं समझता हूं, और मैं अपना ऑटो स्टार्ट करता हूं और अपनी कॉलोनी की तरफ चल पड़ता हूं। रास्ते भर मैं इसी बात को सोच रहा था, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? कौन था जो यह सब मेरे साथ में किया है? अम्मा तो हरगिज नहीं हो सकती, वह तो बूढ़ी औरत है, और इतनी दूर भला कैसे आ सकती है? और तब तक मैं अपनी कॉलोनी के अंदर दाखिल हो चुका था। घर पहुंचने के बाद मैं एक बड़े आईना में अपने आप को देखता हूं, उस लेप को भी देखता हूं। वैसा ही लेप था बिल्कुल जैसे अम्मा ने लगाया था। कोई फर्क नहीं था, दोनों में एक जैसा ही दिख रहा था। मैं उस लेप को हटा देता हूं, मुंह धो लेता हूं, लेकिन हल्का फुल्का कलर अभी मुझे नजर आ रहा था। मैं परेशान तो बहुत था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगने लगा था कि कल मैं अम्मा के पास चलूं और उनसे पूछूं, कहीं आपने तो यह मेरे साथ में नहीं किया था? लेकिन अगले पल मैं अपने आप ही बोलने लगता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा तो उस जगह से काफी दूरी पर थी, वह भी आधी रात को इतना दूर कैसे आ सकती है? नहीं, यह खेल कोई और है। मुझे इस बात को समझना पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए भी अम्मा के पास तो जाना ही पड़ेगा। अगले दिन मैं दोपहर के बाद फिर निकलता हूं। मेरी कॉलोनी से ही सवारी मिलनी शुरू हो जाती है और आगे तक मिलती जाती है। मैं तो अम्मा जहां रहती थी उस तरफ में भी जाना चाहता था, लेकिन उस तरफ का कोई सवारी मिली ही नहीं। आज भी अच्छा काम हो रहा था जैसे कल हुआ था। मैं थोड़ा हैरत में था कि वही ऑटो रिक्शा, वही चलाने वाला मैं, लेकिन बदलाव नजर आ रहा था। इंसान को जब पैसे की लालच हो जाती है ना, तो अपना दुख दर्द भी भूलने लगता है, और ऐसा ही मेरे साथ में अब हो रहा था। मैं लालच में पड़ चुका था और मैं अम्मा के घर नहीं जाता हूँ।
जहां जहां की सवारी होती है वहां वहां मैं उनको छोड़ता रहता हूं। इस तरह रात को 11 बज जाते हैं। मैं बिल्कुल सही था। मेरे सर में कोई दर्द नहीं हो रहा था, न मुझे कोई बुखार जैसा महसूस हो रहा था। मैं अम्मा के घर से काफी दूरी पर था, यूं कहूं कि उल्टी दिशा में था। 11 बजने के बाद मैं थक चुका था और कोई परेशानी भी नहीं थी। मुझे अच्छा पैसा मैं कमा चुका था। मुझे लगा कि अब अपने घर चलना चाहिए, आराम करना चाहिए। कल की कल देखेंगे। कल अम्मा के पास मैं चल पड़ूंगा, आज नहीं। और मैं अपने कॉलोनी की तरफ रिक्शा मोड़ लेता हूं और उसी रोड पर चलने लगता हूं जिस रोड पर मैं कल था। लगभग वही जगह थी, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और जैसे ही उस जगह पर मैं निकलने लगता हूं, अचानक सर का दर्द आ जाता है। जोर जोर से सर फटने लगता है। उस दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऑटो रिक्शा रोक देता हूं, दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता हूं। किसी तरह से मैं उस सर दर्द को आराम करना चाहता था, लेकिन वह तो ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। कल की तरह ही लग रहा था। इतना तेज दर्द सर के अंदर में जैसे कोई एक नहीं, दो हथौड़े बजा रहा हूं। अचानक कल जैसे ही मुझे महसूस होता है जैसे मेरे सर के अंदर में कोई गुब्बारा फट गया है और मैं अपना होश खो देता हूं। जब मुझे होश आता है तब मेरा आंख खुलता है। सर का दर्द बिल्कुल गायब हो चुका था। मैं अपना ऑटो रिक्शा में ही बैठा हुआ हूं, टेक लगाए हुए। ये सब क्या है? क्या हो रहा है मेरे साथ में? ये दर्द अचानक मेरे सर में क्यों आ जाता है? सारा दिन कुछ भी नहीं था। मैं आराम से अपना काम करता रहा, लेकिन रात होते ही जैसे कल हुआ था, आज भी हुआ। तभी ललाट पर वैसे ही मुझे महसूस होने लगता है जैसे मेरे ललाट पर कोई लेप लगा दिया हो। मैं ऑटो रिक्शा के आईना में देखता हूं तो मैं कांप जाता हूं। यह तो वैसे ही था जैसा कल मैंने देखा था, जैसे कोई जड़ी बूटी का लेप हो। मैं आज खौफ में भर जाता हूं। समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं है, लेकिन लग रहा है कि आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मैं इस वक्त ललाट पर लगा हुआ लेप हटाने लगता हूं, लेकिन वह हटा नहीं है। जब मैं हटाने की कोशिश करता हूं तो फिर दर्द होने लगता है। मैं और डर जाता हूं। ये मेरे जीवन में क्या चल रहा है? कौन ये मेरे साथ में कर रहा है? क्या कोई भूत प्रेत या कोई डायन मेरे साथ में कोई खेल खेल रही है? पहली बार मैं इस चीज पर ध्यान करता हूं। मुझे कुछ भी अंदाजा लग नहीं पाता कि आखिर मेरे साथ में ये सब क्यों चल रहा है, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। मैं 2-3 बार उस लेप को हटाने की कोशिश करता हूं और जैसे ही हटाने लगता हूं सर का दर्द होने लगता है। तब मैं बहुत डर गया था। मुझे अब लगने लगा था कि कुछ ना कुछ मेरे साथ में अजीब सा चल रहा है, जो मुझे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैं डरा हुआ था और फिर मैं अपने घर की तरफ लौटने लगता हूं। घर पहुंचने पर मैं घड़ी देखता हूं, टाइम देखता हूं तो पता चलता है कि रात के 2 बजे हुए हैं। मतलब मैं उस जगह पर काफी देर तक रहा था, शायद बेहोशी में। मैं घर में आकर के भी डरा हुआ था। मैं फिर आईना देखता हूं, वैसे ही मेरा ललाट लगता है जैसा कल था। मैं फिर पानी से उसको छुड़ाने लगता हूं, तब वह छूट जाता है और कोई दर्द भी नहीं होता, लेकिन उसका निशान मेरे ललाट पर दिखाई देता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? कोई मेरे साथ में कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है? मुझे ऐसा ही लगा था। अब मैं क्या करूं? लेकिन दिमाग काम कर नहीं रहा था। मुझे लगा कि अभी तो रात बाकी है, मुझे आराम कर लेना चाहिए और सुबह का सुबह हम सोचेंगे कि करना क्या है। सुबह में 9 बजे उठता हूं, अपने आप को देखता हूं। फ्रेश लग रहा था। ना तो कोई सर में दर्द था, ना कोई बुखार, ना कुछ ऐसा जो मुझे तकलीफ दे रहा हो। मेरी बॉडी बिल्कुल फिट थी। मैं फिर आईने में देखता हूं अपने आप को। हटा वह निशान जो रात में दिखाई दे रहा था पीले रंग का, अब नहीं था। मैं सोचने लगा किसके बारे में, मैं किससे राय लूं, बताऊं कि मेरे साथ में सब क्या हो रहा है। मैं सही से सोच नहीं पाता हूं। मैं एक रिश्तेदार के पास पहुंचता हूं और मोटा मोटी उसे बता देता हूं। तब वह मुझे ज्ञान देता है कि तुम्हें किसी पंडित से मिलना चाहिए, किसी पुजारी से मिलना चाहिए, या फिर कोई तंत्र मंत्र के जानकार से बात करना चाहिए। इसको तुम हल्के में मत लो। जैसा तुम बता रहे हो ना, ये सही नहीं है। ये तभी होता है जब कोई डायन, कोई तंत्र मंत्र तुम्हारे साथ में कर रही होती है। क्या तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा है जो तुम्हारे साथ में ये गंदा खेल खेल सकता है? मैं सोचते हुए उसको जवाब देता हूं कि नहीं, मेरे आसपास में ऐसा कोई है ही नहीं जो ऐसा गंदा काम मेरे साथ में कर रहा है। आखिर तब यह कौन कर रहा है? मेरे रिश्तेदार भी सोच में डूब गए थे। कई तरह की बातें मुझे समझा रहे थे, मुझे ज्ञान दे रहे थे। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम्हें रात को रोड पर अकेले घूमना नहीं चाहिए। लेकिन वह बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं बहुत ही परेशान था, जैसे समझाने बुझाने की शक्ति जा रही हो। मुझे एक ऐसे दोस्त की तलाश थी जो मेरी हर बात को समझे
उचित सलाह दे। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है मेरा दोस्त? मैं अपने दिमाग में सब सोचने लगता हूं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे मैं किसी दोस्त को जानता हूं। लेकिन मैं कुछ सोचने लगा था जो मेरे रिश्तेदार ने बताया था कि ऐसा करो, रात को तुम मत चलाया करो और दिन के टाइम काम करो, रात में घर में रहो, ऐसा करके देख लो। वही मैं बात मन में बिठा लिया, ताकि सोचा कि चलो करके देखते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ होता है तब सोचा जाएगा। लेकिन बड़ा अजीब समस्या थी, आखिर यह सब कैसे हो जाता था मेरे साथ? मेरे को भी 2 दिन से 2 रात से सर दर्द तेज तेज हो जाना, फिर मैं बेहोशी में चले जाना, और उसके बाद जब होश आए तो सर पर, ललाट पर वह पेस्ट का लगा होना। कमाल की बात थी सभी। लेकिन मैं सोचा कि कल से क्यों आज से इस चीज को अपने ऊपर लागू करता हूं। फिर मैं काम पर निकल चुका था। मेरा इरादा था कि दिन भर में काम करूंगा और रात के टाइम अपने घर पर आ जाऊंगा। लेकिन फिर वैसे ही हालात बनने लगी थी, काम पर काम मिलते जा रहे थे। मैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसा ही आगे बढ़ता जा रहा था। कब अंधेरा हो गया, कब रात हो गई, पैसे की चमक में मुझे नजर नहीं आया। तब जाकर के मैं थोड़ा अंदाजा लगाता हूं कि आखिर कितनी रात हो गई है। रात 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। तब मैं देखता हूं कि आखिर मैं हूं कहां पर। वह इलाका थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। खैर, अब तो मैं हर रोड को थोड़ा जानने पहचानने लगा था। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उस चौराहे पर आता हूं जहां पर अम्मा को मैंने पहली बार देखा था, और वैसे ही एक औरत मुझे रोड के किनारे जाती हुई दिखाई दी। चलने के अंदाज से मुझे महसूस हुआ कि यह तो अम्मा ही है। चलो अच्छा ही है कि आज तो मिल गई। और मैं अम्मा के पास अपना 3 व्हीलर जाकर रोक देता हूं। अम्मा पैदल ही जा रही थी, जैसे उस रात में वह कर रही थी। लेकिन चलने में उनको अभी भी तकलीफ नजर आ रही थी। जैसे ही अम्मा को मैं आवाज देता हूं, अम्मा अम्मा, तब वह मेरी तरफ देखती हैं, कहती हैं, तुम इस वक्त यहां पर? तब मैं कहने लगा कि अम्मा, मैं आपसे मिलना तो चाहता था, लेकिन काम की वजह से मैं मिल नहीं पाता था। आज इधर की सवारी मुझे मिल गई थी तो मुझे थोड़ा जाना पहचाना लगा ये चौराहा। तब मैं देखने लगा तो आपको जाते हुए देखा, तब मैं आपके पास में आ गया। चलिए बैठिए, मैं आपके घर तक छोड़ देता हूं। अम्मा बहुत खुश हो जाती हैं और मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ जाती हैं। इसके बाद मैं बातचीत करते हुए उनके घर तक पहुंच जाता हूं। घर के बाहर जैसा मैंने देखा था पहले भी अंधेरा ही था। हाँ, उस गली में आगे में कुछ मकानों में रोशनी जरूर नजर आ रही थी। अम्मा का जो घर था वह पहले ही पड़ता था पहले ही नंबर पर, और उसके बाद कुछ फ्लैट खाली हुए दिख रहे थे जिसमें अभी कोई घर बना नहीं था दोनों साइड में। हाँ, आगे चल करके कुछ घर जरूर बने हुए थे और उन्हीं में से रोशनी बाहर निकल रही थी। अम्मा गेट खोलती हैं और इसके बाद हम अंदर आ जाते हैं। अम्मा मुझे घूर करके देखती हैं, जैसे कोई कसाई अपने बकरे को देखता है, कितना मांस है इसके अंदर में। लेकिन मैं उस टाइम अम्मा के बारे में ऐसा सोच बिल्कुल नहीं रखता था। मुझे लगता था कि अम्मा मेरा अपना परिवार है, मेरी माँ की जैसी है। मन में ऐसा कोई फितूर था ही नहीं। अम्मा मुझे देख करके मुस्कुरा रही थीं और कह रही थीं कि तू आजकल ज्यादा खाता पीता नहीं क्या? तेरा शरीर पहले से कमजोर नजर आ रहा है। तब मैं अम्मा से कहता हूं कि अम्मा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। उस रात को आपने मेरे माथे पर कोई जड़ी बूटी का लेप लगाया था, याद है आपको? तब अम्मा याद करने की कोशिश करने लगी। तब वह कहती, हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। मैं कहने लगा कि अम्मा, वह किस चीज का लेप था और मुझे उस रात क्या हुआ था? अम्मा कहने लगी, तू दर्द में लग रहा था, कराह रहा था। तब मैं तेरे पास गई, तेरे माथे को छू कर देखा तो तू बुखार से तप रहा था। मेरे पास में कोई अंग्रेजी दवाई तो थी ही नहीं। हाँ, जड़ी बूटी जरूर थी, जिसका इस्तेमाल मैं भी कभी कभी अपने लिए करती हूँ। तब मैंने सोचा कि चलो जड़ी बूटी का लेप तेरे सर पर लगा देती हूँ और तुझे आराम मिलेगा, बुखार उतर जाएगा। और तेरा बुखार उतर भी गया था, मैंने खुद देखा था। लेकिन मुझे कहीं पर जाना था जो मैं तुझे चिट्ठी में लिख करके रख दिया था, याद है तुझे? तब मैं कहता हूँ, हाँ माँ, मुझे सब याद है। लेकिन अम्मा, मेरे साथ में कुछ अब अलग हो रहा है। मैं अपने दुख दर्द अम्मा को बताने लगता हूं कि अम्मा, रात को 11 बजे के आसपास अचानक मेरे सर में तेज तेज दर्द होने लगता है जैसे कोई हथौड़ा मेरे सर के अंदर में बज रहा हो। मैं उस दर्द को झेल नहीं पाता हूं, अपना सर पकड़ करके बैठ जाता हूं ऑटो रिक्शा साइड में लगा करके। और खास करके मेरी कॉलोनी के रास्ते पर मेरे साथ में पिछले 2 बार से ऐसा ही हुआ है। और उसके बाद जैसे मेरे सर के अंदर में कोई गुब्बारा फटता है,
फिर मैं बेहोशी में चला जाता हूँ। जब अम्मा को बताता हूँ ना, तो अम्मा मुझसे पूछती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ कि माँ, आगे भी तो सुनो। जब मैं पूरी तरह से होश में आ जाता हूँ तो दर्द गायब हो जाता है। इसके बाद मेरे माथे पर जैसे आपने जड़ी बूटी का पेस्ट लगाया था, अब वैसा ही एक पेस्ट मेरे माथे पर लगा दिखता है। जब मैं उसको हटाने की कोशिश करता हूं तो निकलता नहीं है। निकलता है तो फिर मेरा दर्द सर में होने लगता है। घर पहुंच जाता हूं, आराम करता हूं और फिर उसको हटा भी देता हूं तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन रात भर पीला पीला निशान मेरे ललाट पर दिखाई देता है। लेकिन सुबह होते ही वह निशान गायब हो जाता है। ये सब क्या है अम्मा? क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं एक रिश्तेदार के पास में गया था, तब वह कहने लगा कि जो तेरे साथ में हो रहा है ये लक्षण खतरनाक है। ऐसा कोई डायन ही कर सकती है। ऐसा टोटका डायन लोग अपने शिकार के साथ में करते हैं, जिसको वह बाद में मार देते हैं। मैं सोचने लगा उनकी बात सुनकर के तब मैं क्या करूं। तब मेरे रिश्तेदार ने बताते हैं कि आप किसी मंदिर में जाओ, किसी पुजारी से मिलो, तंत्र मंत्र के अच्छी जानकार से मिलो, वह तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मैं अभी तक किसी के पास जा नहीं पाया। और हाँ अम्मा, एक बात और, 2 दिन से मुझे अच्छा काम भी मिलने लगा है। पहले तो मुझे सवारी के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन सवारी तो जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। कुछ बदलाव तो मेरे जीवन में आ चुका है। मैं आज ही सोच रहा था कि मैं आपसे मिलूंगा, कल भी सोच रहा था कि आपसे मिलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ना तो मैं किसी तंत्र मंत्र वाले के पास जा पाया, ना किसी मंदिर के पुजारी के पास। मुझे लगा कि पहले आपसे बात करना चाहिए। आखिर यह सब मेरे साथ में क्या हो रहा है? जब तक मैं अम्मा से बात कर रहा था और मेरे सर का दर्द शुरू हो चुका था। पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। वही हालत जैसे मुझे रास्ते में हुआ था, वैसा ही सब कुछ, जैसे मेरे सर के अंदर कोई हथौड़ा चल रहा हो। उसके बाद मैं अम्मा अम्मा चिल्लाता हूं कि अम्मा मेरी मदद करो। अम्मा मेरे पास आती हैं और कहती हैं, मैं तेरे पास में हूं, तू चिंता मत कर, मैं देखती हूं ये क्या बला है। तब तक मेरे सर के अंदर में जैसे कोई गुब्बारा फटा हो, फिर मैं अपना होश खो देता हूं। जब मैं होश में आता हूं तो अम्मा को देखता हूं। वह मेरा ख्याल रख रही है, अकेली है। अब बता, कैसा लग रहा है? क्या अभी भी तेरे सर में दर्द है? मैं अपना सर को देखने लगता हूं, महसूस करता हूं छू करके। तब वैसा ही पेस्ट मेरे सर पर लगा हुआ था। मैं हैरानी से अम्मा की तरफ देखता हूं। ये क्या है अम्मा? क्या आपने लगाया है? तब अम्मा कहती कि हाँ, ये वही जड़ी बूटी वाला पेस्ट है, इससे तुझे राहत मिली होगी। मेरे पास में कोई दवाई नहीं थी, तो मैं इसी पेस्ट का तेरे सर पर लगा दिया। तू तो बेहोश हो गया था, तो होश में नहीं था। मैं घबरा गई थी, कुछ भी मुझे सूझ नहीं रहा था। तब मुझे लगा कि यही काम करना चाहिए। और देख, तू होश में भी आ गया है और तुझे दर्द से आराम भी मिल चुका है। मुझे दर्द से तो राहत मिल चुका था, होश में भी मैं आ चुका था, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि यह सर दर्द मुझे आता ही क्यों है। क्या कोई मुझे बड़ी बीमारी लग चुकी है, या फिर कोई भूत प्रेत का साया मेरे ऊपर आ चुका है? तब मैं अम्मा से कहता हूं कि अम्मा, यह दर्द तो मेरे पहले नहीं था, तो यह सब मेरे साथ में क्यों हो रहा है? और अम्मा, चलो मान लिया करके दर्द तो अलग बात है, लेकिन उस वीरान जगह पर मेरे सर के ऊपर आप जैसे पेस्ट लगाती हो, कौन लगा जाता है? आपके अलावा और कौन हो सकता है? अम्मा कहने लगती हैं कि मैं तुझे सब बताती हूं, तू अपना दिमाग शांत रख। तेरे रिश्तेदार ने बिल्कुल सही कहा था, यह काम एक डायन ही करती है। ऐसा टोटका वह डायन करती है, जिस इंसान के साथ में वह कोई खेल खेलना चाहती हो, तब यह टोटका उसके साथ किया जाता है। और यह टोटका करना आसान भी नहीं है। कभी कभी इसका उल्टा असर भी होता है। अगर इस टोटके में मंत्र का जाप सही ढंग से ना किया जाए तो करने वालों पर उल्टा असर हो जाता है। लेकिन तू घबरा मत, मैं जान चुकी हूं कि वह कौन है और तुझे क्या करना चाहती है। कल ग्रहण की रात है, कल चंद्र ग्रहण है। मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी तंत्र मंत्र का जानकार हूं। थोड़ी सी गणना मुझे भी आती है, और उस गणना से मैंने जो जाना है कि तेरे साथ वह डायन कुछ गलत करना चाहती है, और वह टाइम है कल का। जब अम्मा ये बात बोलती है ना, तो मैं भयभीत हो जाता हूं, डर जाता हूं, शरीर पसीने पसीने हो जाता है। घबरा के अम्मा से पूछता हूं कि अम्मा, अब तुम क्या करोगी? क्या मैं मर जाऊंगा उस डायन के हाथ? तब अम्मा मुस्कुराती हैं, कहती हैं, नहीं, मेरे रहते हुए वैसा कर ही नहीं पाएगी। तू चिंता मत कर, बाकी मैं सब संभाल लूंगी।
लेकिन एक काम तुझे जरूर करना पड़ेगा। तुझे इस घर में जब तक ग्रहण खत्म नहीं हो जाता है, वह रात खत्म नहीं हो जाती, तुझे बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। तब मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। बोल, क्या कहता है? जान से कुछ बढ़कर तो है नहीं। मैं अम्मा से कहता हूँ कि अम्मा, आप जो चाहे करो, लेकिन मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि मैं किसी मजबूरी में शहर में आया हूं। मेरे पीछे परिवार है, हर महीने उनको पैसा कौड़ी भेजना पड़ता है। अगर मेरे साथ में कुछ हो गया तो मेरा परिवार उजड़ जाएगा। और बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तब अम्मा कहती हैं कि तू घबरा मत, बाकी सब मैं देख लूंगी। सुबह हो चुकी थी और मैं अपने कॉलोनी जाने के लिए तैयार था, तो अम्मा कहने लगी कि देख, शाम होने से पहले ही इस घर तक पहुंच जाना। अगर रात हो गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तू समझ गया ना? और तब मैं कहता हूं कि हाँ माँ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूं। मैं अपने ऑटो रिक्शा में बैठता हूं और फिर अपने कॉलोनी की तरफ निकलने लगता हूं। अम्मा ने कभी नहीं बताया था कि वह तंत्र मंत्र की जानकार है, वह गणना भी करती है। आज मैं पहली बार उनके मुंह से सुना था। ये जान करके आश्चर्य तो हुआ, लेकिन अम्मा तो मेरी मदद करने वाली थी आज रात को। अगर आज रात में बच जाता तब मुझे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आज ग्रहण की रात थी और अम्मा का कहना था कि वह डायन ग्रहण की रात को तुझे खत्म करेगी। तब मैंने पूछा था कि अम्मा, ये डायन क्या होती है? तब वह बताने लगी कि वह डायन बहुत ही शक्तिशाली है, उसके बारे में तो ना ही पूछ तो अच्छा है। मैं ऑटो चलाते हुए वही सब बातें ध्यान में आने लगती हैं। मुझे लगता है कि अम्मा मेरी जान की हिफाजत चाहती हैं, तभी तो वह मेरी मदद कर रही हैं। रास्ते में ही मेरे रिश्तेदार का घर था। मैं सोचा कि इसके बारे में रिश्तेदार को बताया भी जाए। जो अम्मा ने बताया था, यही बात तो मेरे रिश्तेदार भी बता रहे थे, और यही सोच करके मैं रिश्तेदार के घर पर पहुंच जाता हूं। रिश्तेदार मुझे देख करके पूछते हैं कि अब तेरी कैसी दर्द है सर का? मैं सब कुछ बताने लगता हूं। उस बूढ़ी अम्मा के बारे में पूरी बात बताने के बाद रिश्तेदार मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं इस धरती पर पहली बार आया हूं, मैं किसी दूसरे ग्रह से हूं। कहने लगे, तू पागल है, अभी तक तू समझ नहीं पाया कि तेरे साथ में चल क्या रहा है। तू अम्मा के बारे में और क्या जानता है? जो भी जानता है मुझे सच सच बता। लेकिन जो भी मैं जानता था अम्मा को, वह तो बता चुका था, और मेरे पास में कुछ बताने लायक बचा ही नहीं था। तब वह रिश्तेदार मुझे घूरते हुए कहने लगे, जिस डायन की बात तेरी वह अम्मा कर रही है, मुझे तो लगता है कि वही डायन है, वही चुड़ैल है। जब से तू पहली बार उस घर में गया, तभी से तेरे साथ ऐसा सब हो रहा है। बोल, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं सोच में पड़ गया था, और मुझे सोचते हुए ऐसा लगने लगा कि मेरे रिश्तेदार अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। क्या वही अम्मा मेरे साथ में कोई खेल खेल रही थी? तब मेरे रिश्तेदार मुझे डांटने लगे, हाँ, वही है सारी बीमारी का जड़, वही तेरी अम्मा है। मुझे तो लगता है कि वह कोई इंसान नहीं है। अब तू यहाँ पर आ गया है ना, अब तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं पर रह, खाना पीना खा। और तब तक मैं एक तांत्रिक बाबा को लेकर के आ रहा हूँ। मैं उनको तेरी बात बता चुका था, लेकिन तू मिलता ही नहीं है ना। तू यहाँ से हिलेगा नहीं। मैं जा रहा हूँ और कुछ ही देर में तांत्रिक बाबा को लेकर के आ रहा हूँ। और उसके बाद वह निकल चुके थे। जब वह लौट के आते हैं तो एक बूढ़ा बाबा साथ में होते हैं। पूरी कहानी मेरे रिश्तेदार ने बता दी थी, वही कहानी मुझे भी वह सुनना चाहते थे। मैं बिना कोई बात छुपाए हुए सारी बात तांत्रिक बाबा को बता देता हूँ। तब वह कहते हैं, मैं देखता हूँ, अब आज ही चंद्र ग्रहण की रात है और मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे रिश्तेदार से बात करते हैं और फिर दोनों लोग बाहर निकल जाते हैं और जाते जाते कहते हैं कि तू इस घर से कहीं पर भी नहीं निकलेगा। तुझ पर ग्रह अभी भारी चल रहा है, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी दिन का टाइम था, अभी तो शाम हुई भी नहीं थी, लेकिन रिश्तेदार वह नहीं चाहते थे कि मैं इस घर से कहीं बाहर निकलूं। और जब वह लौट कर आते हैं तो पूरे इंतजाम से। जब रात हो जाती है तब वह तंत्र वाला मेरे साथ में तंत्र मंत्र करने लगता है। एक लाल रंग का गमछा मेरे गले में डाल देता है जिसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे। फिर वह अपनी पूजा पाठ करने लगता है। कितना देर तक पूजा पाठ चलता रहता है मुझे पता नहीं चलता, लेकिन इतना चलता है कि रात ज्यादा हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि और कितनी देर पूजा पाठ चलेगा, क्या मैं बच नहीं पाऊंगा कि नहीं? और तब वह तंत्र वाले बाबा कहते हैं, तुम शांत रहो, तुम कोई बातचीत मत करो, तुम्हारा शांत रहने में ही तुम्हारी भलाई है। देखो, अगर तुम्हें कोई बुलाए तो तुम उठना भी मत। कोई रोए, कोई चिल्लाए, कहे कि तुम आ जाओ मेरे पास में, तब भी मत जाना। और तब मैं कहता हूं कि कौन आएगा? तब तांत्रिक बाबा कहते हैं, वही तेरी अम्मा,
अम्मा की आवाज तुझे सुनाई देगी रोते हुए। वह तुझसे कहेगी कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, तुम मेरी मदद कर दे। अगर तू इस आसन से उठ गया तो मैं तेरा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वह तुझे लेकर चली जाएगी, हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। पूरी बात तांत्रिक बाबा बताते हैं। आधे घंटे के बाद में जैसे मेरे कानों में अम्मा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तू कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मैं कब से तेरी बाट देख रही हूँ, मैं इस दरवाजे के बाहर हूँ, तू जल्दी से मेरे पास में आ जा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, एक गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मार दिया है, मैं दर्द में हूँ, मेरे बच्चा मुझे मेरे घर तक ले चल ताकि मैं अपना इलाज कर सकूं। वह आवाज सुनकर के मैं बेचैन हो गया था। मेरे सर का दर्द फिर उखड़ने लगा था। ऐसा लगने लगा था कि सर दर्द से फट जाएगा। मैं उठने लगता हूं, लेकिन मेरे रिश्तेदार मुझे जबरदस्ती बिठा देते हैं और कहते हैं, यहां से हिला भी मत, ना उठना भी। वही है तेरी अम्मा जो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है, तुझे ले जाने के लिए आई है, सदा सदा के लिए। इसके बाद तू कभी भी हम लोगों को नजर नहीं आएगा। तू समझ गया ना? अगर तुझे जिंदा रहना है अपने परिवार के खातिर तो तुझे यहां रहना पड़ेगा। वह अम्मा दर्द से बिलखती हुई मुझे आवाज दे रही थी। वह बार बार कह रही थी कि बेटा मुझे या तो हॉस्पिटल में ले चल या फिर मेरे घर में ले चल। मैं दर्द में हूं, तकलीफ में हूं, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूं, सारा बदन में चोट लगा हुआ है। तू मेरी मदद कर, तू मेरी मदद कर। मैं तुझे बहुत पैसा दूंगी, मैं तुझे धन दौलत बहुत कुछ दूंगी, बस तू मेरे पास में आ जा। मेरे रिश्तेदार मुझे पकड़े गए थे, मुझे अब हिलने तक नहीं दे रहे थे। सर दर्द बढ़ता ही जा रहा था, फटा जा रहा था, मन घबरा रहा था। जैसे मेरी कान में अम्मा की आवाज आती थी तो मैं सब कुछ भूल जाता था। बस लगता था कि यह सर का इलाज मेरी अम्मा ही कर सकती है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतना दर्द हो रहा था मेरे सर में, लेकिन मेरे रिश्तेदार मुझे थामे हुए थे, मुझे उठने तक नहीं दे रहे थे। कह रहे थे बस थोड़ी देर और बाकी सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। कुछ देर के बाद दर्द बहुत तेज बढ़ जाता है। फिर ऐसा ही लगता है कि मेरे सर के अंदर में कोई गुब्बारा फट गया। एक आवाज सुनाई देती है और फिर मैं अपने होश खो देता हूं। जब मैं होश में आता हूं ना, तब मेरे रिश्तेदार मुझे देख करके मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि सब कुछ सही हो गया, तुझे डरने की जरूरत नहीं थी। वह तेरी अम्मा ही थी जो तुझे मार करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी। वह एक प्रेत आत्मा थी, कोई डायन नहीं। वह डायन जैसी हरकत जरूर कर रही थी, लेकिन एक शक्तिशाली प्रेत आत्मा जो कमजोर हो चुकी थी, अपनी शक्ति पाने के लिए तेरा खून पीना चाहती थी ताकि वह बलवान हो सके, उसके शरीर में पावर आ सके। लेकिन अब वह तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तांत्रिक बाबा ने सब सही कर दिया है, लेकिन कुछ दिन तुझे इसी घर में रहना पड़ेगा जब तक तांत्रिक बाबा हरी झंडी नहीं दिखाते। और तांत्रिक बाबा मुझे देख रहे थे अकेले की। ज्यादा दिन नहीं, मात्र 3 दिन 3 रात। अगर वह 3 दिन 3 रात सही तेरे साथ में गुजर जाता है तो मैं समझ लूंगा कि वह तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। यही मौका फिर ऐसा ही मैं उस घर में 3 रात 3 दिन बिताता हूं और उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं आज भी ऑटो चलाने का काम करता हूं, लेकिन जिस एरिया में अम्मा का घर था, जहां पर वह रहती थी, मैं भूल करके भी उधर की सवारी नहीं लेता हूं। क्या पता वह आज भी मेरा इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। प्रणब भाई ओडिशा से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, कुंदन कुमार राय भाई असम से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, हमदून जिया अहयान और आलिया मालदीव से, निहारिका जी ओडिशा से, राकेश कलेरा भाई गंगापुर राजस्थान से, मान साहब भाई पठानकोट पंजाब से, फुल शरीफ भाई कतर से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, जिनेश भाई मलेशिया से, पूर्ण चंद मल्होत्रा भाई राजस्थान से, हामिदुल्लाह भाई पाकिस्तान से, परवेज खान भाई गोरखपुर से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, लुकमान अंसारी भाई सहसवान से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, करण कुमार भाई दिल्ली से, जाहिर खान भाई धौलपुर से, तोसीफ खान भाई मध्य प्रदेश से, सपना शर्मा, अमन शर्मा और रुद्रा शर्मा दिल्ली से, दीपक भोयर भाई अर्जुनाली गांव से, दीपक जाट भाई पानीपत हरियाणा से, विपुल भाई गया बिहार से, राणू गिरी जी दुबई से, अमर घोरपड़े भाई महाराष्ट्र से, डी के शुक्ला भाई खलीलाबाद से, रिंकू भाई इंडिया से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, शिवम शर्मा भाई बरेली से, सुष्मिता चक्रवर्ती भाई कोलकाता से, अमीन भाई दिल्ली से,
इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, सचिन कुमार भाई रुड़की उत्तराखंड से, विनोद भाई तमिलनाडु से, सनम खान भाई कराची पाकिस्तान से, सुमन भाई नेपाल से, नरेंद्र चतुर्वेदी भाई जबलपुर मध्य प्रदेश से, हितेश कुमार पंचौली भाई गुजरात से, सलीम पीर भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, राहुल वर्मा भाई दिल्ली से, अरुण कुमार भाई दिल्ली से, कौशल भाई हरदोई से, मेघा दीदी उमरेड से, विक्रांत तामांग भाई वेस्ट बंगाल से, मोहम्मद मंजर रहीम भाई जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, राजेश कलेरा भाई राजस्थान से, रांची विनोद भाई नगला डैम से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, शफीक भाई सऊदी अरब से, ललाटेंदु प्रधान भाई ओडिशा से, कुसुम मिश्रा जी छत्तीसगढ़ से, प्रिया कौर जी दिल्ली से, शंकर भाई बरगाह ओडिशा से, कुशवाहा शनि भाई अहमदाबाद से, सुब्रत किशन भाई गांधी चौक से, इफत अलीम भाई लाहौर पाकिस्तान से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, मंगा भाई पंजाब से, शेख मोइन भाई महाराष्ट्र से, अनस चौधरी भाई महाराजपुर गाजियाबाद से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, महेंद्र सिंह भाई दिल्ली से, सियाराम कुमार भाई नेपाल से, अरविंद गीताबेन रिंकल दीप सोनल और स्वरा राजकोट से, संजय सिंह सूर्यवंशी भाई भारत से, प्रमोद कुमार भाई जबलपुर मध्य प्रदेश से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, तना अनिया अरुणाचल प्रदेश से, उषा अग्रवाल जी हैदराबाद से, विकास बागड़ी भाई भारत से, कुका भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, करण सिंह भाई उत्तर प्रदेश से, कृष्णा भाई झारखंड से, रवि भाई जबलपुर से, सागौली भाई मोतिहारी से, प्रशांत सिंह भाई गाजीपुर से, कार्तिक भाई दिल्ली से, मोहम्मद इस्तेखर भाई यूएसए से, राजेंद्र सुरेंद्र भाई ओडिशा से, छोटू भाई पाकिस्तान से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, मोहम्मद कुद्दुस भाई दिल्ली से, विनोद कुमार भाई हरियाणा से, स्नेहा जी पटना से, हरदीप भाई छत्तीसगढ़ से, मेघा मेशराम भाई नागपुर से, संतोष बरडेवा भाई कतर से, विजय कुमार भाई राजघाट दिल्ली से, काशन भाई मिर्जापुर से, पप्पू भाई मथुरा से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, गोजो भाई दिल्ली से, अशरफ भाई मुंबई से, दत्त भाई मुंबई से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, सजबुल अंसारी भाई नेपाल से, ललित मंडल भाई बिहार से, मोहम्मद सरफराज खान भाई चौघड़िया से, रीना रौतिया जी मध्य प्रदेश से, इनामुल्लाह खान भाई सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, अर्चना जी बिहार से, प्रिंस भाई सोनीपत से, जैनत वसीम भाई दुबई से, प्रवीण कुमार भाई उत्तर प्रदेश से, सुजन भाई नेपाल से, नरेश किरण और दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, अभिषेक भाई बनारस से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।